हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। 10th क्लास का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। गेट रेडी। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसका मतलब समझिएगा, जब दुनिया एक हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको ग्लोबल वर्ल्ड बोला जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग याद रखिएगा। व्हेन वी कनेक्ट आवर इकोनॉमी with the other economies of the world so that there is flow of the goods, services, capital, technology etc. जब हम अपने देश को दूसरे देश के साथ जोड़ें, हर चीज़ का फ्लो स्टार्ट हो जाए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, हम पेट्रोल कहीं और से खरीद रहे हैं, या आजकल चिप्स की, सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड चल रही है, ये कहीं और से खरीदी जा रही हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। तो पूरी दुनिया अब क्या बन चुकी है? ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो हम कुछ उसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हुआ कैसे। ठीक है, ये माना जाता है कि जो ये हमारा ग्लोबल वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम है, लगभग 50 साल पुराना है। मतलब जो तेज डेवलपमेंट हुए हैं वो पिछले 50 सालों में हुए हैं। इसमें किस किस चीज़ का होता था? ट्रेड इधर उधर चलता था, पहले लोगों का माइग्रेशन होता था, कैपिटल इधर से उधर जाती थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ ही। यहाँ पर कौन कौन इधर उधर घूमते थे? देखिए, ट्रैवलर्स घूमते होंगे, घुमक्कड़ लोग बहुत है। आज की सबकी हॉबी क्या है? ट्रैवलिंग है। ट्रेडर्स घूमते थे, सामान इधर उधर जाता है, जैसे मर्चेंट नेवी वाले करते हैं। प्रीस्ट, धार्मिक, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उपदेश देने के लिए घूमते थे। पिलग्रिम्स, जिन्हें तीर्थ यात्रा कर, वो तो आज भी बहुत फेमस हैं, वो जगह जगह घूमते रहते हैं। लेकिन जब ये साथ जाते थे लोग, तो अपने साथ नॉलेज लेकर जाते थे। भाई, ज्ञान भी तो बांटेंगे अगर किसी के पास है। एक चांस या अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाते थे कि वहाँ जाके पैसा कमाएंगे, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जगह होगी। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे। जैसे आज हमने कितना भी डेवलपमेंट किया, अंदर से हम शांत नहीं हैं। वो आत्मिक झुकाव की वजह से भी इधर उधर चले जाते थे। पनिशमेंट से बचने के लिए, जैसे पहले मान लो किसी को पनिशमेंट मिला, अगर चलो दूसरे देश में भाग जाते हैं, वहाँ कौन देगा पनिशमेंट? अपने साथ डिजीज कैरी करते थे, मनी कैरी करते थे, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। जैसे कोई बीमार था, वह गया, नई जगह बीमारी इंट्रोड्यूस हो गई, मनी कैरी कर रहे थे। मनी तो बताइए बेटे, मनी क्यों बढ़ाने के लिए कैरी की जाती है? स्किल्स लेते थे, कुछ ना कुछ इन्वेंशंस अपने साथ लेकर चलते थे। तो ये आपका बेटे फर्स्ट पेज रहेगा, इसमें सब कुछ पढ़ लेना, 1 मार्क्स के रूप में आ सकता है। इसी तरह जो इंडिया की कौड़ीज थी, वो सबसे पुरानी करेंसीज मानी जाती हैं। सी शेल्स होते हैं, जिनसे बच्चे खेलते हैं रेत में, वो मालदीव से कहाँ पर पहुंची? ईस्ट अफ्रीका और चाइना। वैसे आप सोचिएगा, किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ी होगी एज ए करेंसी, तो उन्होंने कौडीज का यूज़ कर लिया। और उस समय अगर हम 3000 BC की बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड किसके साथ चल रहा था? वेस्ट एशिया के साथ। भी हमारी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अब हम पहुंच जाते हैं मेन क्वेश्चंस पर। सिल्क रूट्स क्या थी और उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी? ये कुछ रास्ते थे जिनसे चाइनीज सिल्क कार्गोस इधर उधर जाते थे। बेसिकली क्या होता था? कार्गो, अगर आपको पता हो, एक लकड़ी का डंडा होता था, उस पर नीचे में एक बॉक्स बंधा होता था, उसे कार्गो बोलते थे, और वो पासिस के थ्रू इधर उधर जाते थे। तो इन रास्तों को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? सिल्क रूट्स, क्योंकि मेन जो चीज़ें इधर उधर पहुंचती थी वो सिल्क होता था। 2 जगह हमें सिल्क रूट्स देखने के लिए मिलती हैं, एक आपको लैंड पर मिलेंगी और एक आपको कहाँ पर मिल जाएंगी? यू विल गेट देम ओवर द सी। अब ये एशिया को किससे जोड़ती थी? यूरोप से जोड़ती थी, नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ देती थी। सबसे पुराने रास्तों में मानी जाती हैं सिल्क रूट्स। और क्रिश्चियन एरा से इनका चलना शुरू हुआ, और कब तक थ्राइव किया इन्होंने? 15th सेंचुरी तक। मतलब आप देखिए, इतने लंबे समय में और कोई रास्ते ही नहीं डिस्कवर हुए शायद, क्योंकि उस समय रिस्क लेने वाले लोग कम थे। हमारे इंडियन टेक्सटाइल, स्पाइसेस कहाँ पर पहुँचे? यूरोप में पहुँचे, ईस्ट एशिया में पहुँचे, चाइना की पॉटरी पहुँची, और बदले में उन्हें क्या मिला? गोल्ड एंड द सिल्वर।
ये वही तो समय था जब इंडिया और चाइना वर्ल्ड की सबसे प्रोमिनेंट कंट्रीज थी। सिंपल सिंपल चीज़ें बेचकर हमें सोना चांदी मिल रहा था, सोचिए। तो उस समय इंडिया गोल्डन बर्ड कहलाता था। फिर अब जरूरी नहीं है कि इस रास्ते से सामान ही जाएगा, इस रास्ते से क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए जिन्हें अपने धर्म को बढ़ाना था, प्रचार प्रसार करना था। मुस्लिम प्रीचर्स पहुंचे जो अपने धर्म की प्रीचिंग्स या उपदेश दे रहे थे। बुद्धिज्म भी कहीं ना कहीं इन्हीं रास्तों से पहुंचकर एक्सपेंड हुआ। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये सिल्क रूट्स एक प्रोमिनेंट रूप या प्रोमिनेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री में। अब एक्सचेंज ऑफ फूड भी चल रहा था। जो ट्रैवलर्स थे वो नई नई लैंड्स को ढूंढते थे, अपना नया फूड वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते थे। जैसे आप पास्ता खाते हैं, मैगी खाएंगे, आप मैक्रोनी खाएंगे, तो वो बाहर से आए हुए फूड आइटम्स हैं जो आपको आजकल कहाँ पर मिल रहे हैं, इंडिया में। जैसे हमारे पास जो चाइनीज थे वो क्या खाते थे, नूडल्स। नूडल्स चाइना से वेस्ट की तरफ चले और वो क्या बन गए, दे बिकेम द स्पेगेटी। उनको मतलब क्या नाम दे दिया गया, स्पेगेटी का नाम दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे फूड मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जो अरब ट्रेडर्स थे वो पास्ता को 15वीं सेंचुरी में कहाँ पर लेकर गए, सिसिली। पास्ता तो आपने खाया होगा। हाँ, फिर हमारे पास, और ये सिसिली कहाँ पर है, दैट इज नाउ इन इटली। तो मतलब देखिए बेटे खाना भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। इसी तरह टमाटो, सोया, चिलीज, पोटैटोज, हो सकता है बेटे दे वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दादा परदादा ने नहीं खाई होंगी, बाहर से इंट्रोड्यूस हुई हैं और आज भी आपके पास कमाने का एक मौका देती हैं चीज़ें। अगर आपने बाहर गए घूमने, आपने देखा कोई चीज़ बहुत टेस्टी है, आप उसे आकर अपनी सिटी में इंट्रोड्यूस कर दें तो कितना अर्निंग का पोटेंशियल है। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उसने किसकी खोज करी, अमेरिका की। उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियंस आता था। तो जब वो नई जगह खोजी गई तो वहाँ के लोग क्या कहलाए, अमेरिकन इंडियंस कहलाए। उन्होंने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें नए नए ट्रैवलर्स को बताई जो नई नई लैंड्स पर बाद में इंट्रोड्यूस हुई। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खाना भी तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी दुनिया को आपस में जोड़ के रखता है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो एक आयरलैंड का केस लेंगे। आयरलैंड एक छोटी सी जगह है, आपने उसमें पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में। 1845 से 1848 तक यहाँ पर एक खतरनाक फेमाइन है। हुआ क्या, आयरलैंड में इंट्रोड्यूस किया गया पोटैटो को। मीन्स एक सिंपल सी चीज़ देखिए बेटे, फर्स्ट एक लाइन आएगी आपकी एनसीईआरटी में, ए सिंपल क्रॉप कैन मेक द डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। आयरलैंड में किसको इंट्रोड्यूस किया गया, पोटैटो को। गरीब लोग किस पे निर्भर हो गए, आलू पर। वंस होल ऑफ द पोटैटो क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल तबाह हो गई थी और लगभग 10 लाख लोग सिर्फ आलू की वजह से मारे गए। दिस थिंग इज नोन एज द आयरिश पोटैटो फेमाइन। यानी एक छोटी सी छोटी फसल जिंदगी और मौत के बीच का डिफरेंस ला सकती है। अब इस समय दुनिया सिकुड़ने लगी। कैसे सिकुड़ी, क्योंकि नए नए रास्ते सी से ढूंढे जा रहे थे। जो यूरोपियन सेलर्स थे वो नई नई जगह को क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर। 16वीं सेंचुरी में अमेरिका पहुंचे, यानी उन्होंने कहाँ का रास्ता ढूंढ लिया, अमेरिका का। अब अमेरिका अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स थी, फर्टाइल लैंड की वजह से। बहुत सारे रिसोर्सेज थे अमेरिका में भाई, इतने सारी। कोई भी नई जगह है, कोई भी ट्रैवलर क्यों जाएगा वहाँ पर, सोना मिले, चांदी मिले, फसलें मिले, भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट। अंग्रेज क्यों आए हमारे देश में, फॉर अ रिच रिसोर्सेज। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो दो जगह तो बहुत ही अच्छी मिली, मेक्सिको और पेरू। यहाँ पर माना जाता है कि बहुत सारा चांदी थी। और जो एक और जगह थी जिसके बारे में इंटरेस्टिंग लगेगा, वो एक फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड थी जिसका नाम था एल डोराडो। हॉलीवुड में तो इसकी बहुत सारी मूवीज भी हैं कि एल डोराडो क्या है, एक सोने का शहर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आएगी कि अब वो किसको कंट्रोल करेंगे, अमेरिका को। कौन कौन कंट्रोल करेंगे 16वीं सेंचुरी में, पोर्टुगीज एंड द स्पेनियार्ड्स। और वो एक बीमारी का सहारा लेंगे, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक चेचक की बीमारी होती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका वो यूज करेंगे। स्मॉल पॉक्स पहुंचेगा कैसे,
अमेरिकन तो आइसोलेशन में रहे थे, उनकी बॉडी में किसके लिए इम्यूनिटी नहीं थी? स्मॉल पॉक्स के लिए। सोचो बेटे, जो दुनिया से अलग है। कोरोना भी जब शुरू में आया तो हमारी बॉडी में उसके लिए इम्यूनिटी नहीं थी, धीरे धीरे बनाई गई या बनी। तो उन्होंने स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस किया, अमेरिका आइसोलेशन में रहा, तो उनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी। इम्यूनिटी मीन्स बीमारियों से लड़ने की क्षमता। और जैसे वो वहां पर पहुंचा, इट बिकेम ए डेडली किलर, एक खतरनाक हत्यारा साबित हुआ। इट डेसिमेटेड द कम्युनिटीज, तबाह कर दिया वहाँ की सारी कम्युनिटीज को। और जो जॉन वेयरथॉर्प थे, जो गवर्नर भी कहलाते हैं बे कॉलोनी के न्यू इंग्लैंड में, उन्होंने क्या बोला? ये वरदान था कॉलोनाइजर्स के लिए, और वो आए और अमेरिका को आसानी से कैप्चर कर लिया। अगर गन्स होती, दे कुड बी यूज्ड अगेंस्ट द एनिमीज, बट नोबडी कुड कंट्रोल स्मॉल पॉक्स। तो आप बेटे देखो, नोटिस कर, एक छोटी बीमारी एक पूरे देश के पतन का कारण बनी और वो कंट्रोल किया गया। लेकिन हर किसी का समय आता है, बाद में अमेरिका का भी समय आया। अब देखिए नेक्स्ट बात में हम आएंगे कि अब लोग, बहुत सारे लोग कहाँ पर यूरोप से अमेरिका भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे? गरीबी बहुत है। फिर जब इतने लोग बढ़ते जाएं तो गरीबी खुद ही बढ़ती है। भुखमरी फैली हुई थी, बहुत सारे डिजीजेस थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, धर्म के नाम पर सबसे बड़े झगड़े हुए हैं जो वहाँ चल रहे थे। रिलीजियस डाइसेंटर्स को पनिश किया जा रहा था। डाइसेंटर्स जो धर्म में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, उन्हें पनिशमेंट मिल रहे थे। ओवर क्राउडेडनेस थी, कंजेशन बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और उस समय अमेरिका को किसकी ज़रूरत पड़ रही थी? स्लेव्स की भी। तो उन्हें, भाई स्लेव्स तो मौका दिखाया जाएगा कि वहाँ पर मौका है, बना के क्या ले जाएंगे उन्हें? एज ए वर्कर। लेकिन वो बनेंगे क्या वहाँ जाकर? स्लेव्स। तो ये सब कुछ था, गरीबी, भुखमरी, बीमारियां, धार्मिक झगड़े, रिलीजियस डाइसेंटर्स को पनिश किया जा रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है, स्लेवरी चल रही है। तो ऐसे में मजबूर होकर लोगों को यूरोप से कहाँ भागना पड़ा? अमेरिका भागना पड़ा। और फाइनली 18वीं सेंचुरी में दुनिया में सबसे अमीर कौन थे? इंडिया और चाइना। जहाँ पे मेरी ये पिक्चर में ड्रैगन है, वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चाइना ने 15वीं सेंचुरी में कौन सी पॉलिसी फॉलो करी? आइसोलेशन की। चाइना खुद भी आइसोलेशन में रहता है। दे डोंट टेल अबाउट देयर थिंग्स टू अदर्स। और उस समय दुनिया में दो देश तेजी से उभरे, वो कौन थे? यूरोप एंड अमेरिका। यानी किसकी प्रोमिनेंस बढ़ी अब दुनिया में? यूरोप, अमेरिका की। देखिए पहले इंडिया, चाइना, फिर यूरोप, फिर अमेरिका। अब मुझे लगता है कि पावर फिर दोबारा शिफ्ट हो रही है और धीरे धीरे शायद ये दोबारा इंडिया चाइना के पास आने वाली है। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। तो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।